एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और अभी हम इंग्लिश पैडागॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लास्ट ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक को, जो सिलेबस को कवर करते हैं, और PYQs के अलावा पोएट्री कैसे सॉल्व करनी, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए, ये सब पे हम डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं। तो जो नए एस्पायरेंट्स हैं या पहले से प्रिपेयर कर रहे एस्पायरेंट्स हैं, वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। सीटेट के अलावा जितने भी स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम है, सब में ये इंग्लिश पैडागॉजी जो है, यानी कि अंग्रेज़ी शिक्षण शास्त्र, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं क्वालिफाइड हूँ एज अ PGT इंग्लिश टीचर। मुझे कई साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश पैडागॉजी में। चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आप सभी को मैं बता दूं कि सिलेबस सेम होता है, टॉपिक सेम होता है। बस आपकी जो तैयारी है वो अच्छी डिटेल में होनी चाहिए। आपको हर सिलेबस के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल से जानना है, तो पेपर क्वालिफाई करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझा है। कुछ क्वेश्चंस रेमेडियल टीचिंग्स के आते हैं, तो उससे पहले आपको रेमेडियल टीचिंग होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। अब रेमेडियल का मतलब देखिए, होम रेमेडी कहते हैं ना, कि होम रेमेडीज़ वगैरह हम करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी ज़ुकाम होता है, तो हम होम रेमेडी करते हैं। वो क्या होता है? होम रेमेडी का मतलब क्या है? घरेलू उपचार। रेमेडियल का मतलब होता है उपचारात्मक। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, और रेमेडी से ही बना है रेमेडियल, मतलब उपचारात्मक शिक्षण, टीचिंग, है ना, जिसे हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, जो कि लैंग्वेज टीचिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे इंग्लिश पैडागॉजी में ही या हिंदी पैडागॉजी, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम ही एक ही जैसा ही टॉपिक और सिलेबस है। क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में आएंगे जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण जो कि लैंग्वेज में पूछा जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जब लैंग्वेज टीचिंग में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, टीचर जब क्लासरूम टीचिंग करा रही है, बच्चे को कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, क्यों वो पीछे हो जा रहा है, या बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर है, या उसका कॉन्सेंट्रेशन सही से नहीं बैठ रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन की उसको कमी है, या किसी चीज़ को सीखने में वो पीछे है अन्य छात्र की अपेक्षा, ये सब कुछ जब टीचर डायग्नोस कर लेती है, यानी निदान कर लेती है ना, तो डायग्नोसिस करने के बाद जो उपचार दिया जाता है, मतलब कि जो स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है कि बच्चे के उस परेशानी को, उस फ्लॉज या डिफ़िकल्टी को कैसे ओवरकम करना है, टीचर को मतलब रीटीच करके, है ना, इसे हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। अगर क्लासरूम में एक क्लास टीचर जो है या कोई सब्जेक्ट टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, देख रही, कुछ बच्चे किसी एरिया पे कमज़ोर है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, किसी बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, या कुछ बच्चे अच्छे हैं लेकिन और अच्छा कर सकते हैं, ये सब को जब टीचर डायग्नोस कर लेती है, देख लेती है, समझ लेती है, परख लेती है, उसके बाद उन्हें ठीक करने के लिए, उन फ्लॉज या दोष को ठीक करने के लिए जो निवारण करती है, उपचार करती है, उसे हम कहते हैं शिक्षण। और ठीक है, और इसी से फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्लासरूम में प्रभावशील बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक को। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीचर है, ठीक है, एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाई होंगी, उन्होंने देखा होगा कि ये जो 2 बच्चे हैं स्पेशली, इन्हें परेशानी हो रही है किसी भी तरह से, मतलब जो या तो कंसंट्रेशन की कमी है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी चीज़ में पीछे हैं बाकी अन्य जो बच्चे हैं उनके कंपेयर में। तो ये दोनों बच्चों को डायग्नोसिस करके अब रेमेडियल टीचिंग टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब
वही कॉन्सेप्ट को वो रीटीच कर रही हैं, चाहे उस स्ट्रैटेजी को, अपनी जो टीचिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो बदल लें, है ना, या फिर टीचिंग एड्स को बदल लें, जैसा भी उन्हें सुविधा हो, जो बच्चों के नीड को केटर करता हो, बच्चों की नीड के हिसाब से बच्चे को कैसे समझ आ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, ये सब देखते हुए जब वो उन्हें रीटीच करती है, स्पेशली अलग क्लास देती, वो होता है आपका रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वही किया जा रहा है टीचर के द्वारा कि क्लास में जब वो पढ़ाती हैं, देखते कुछ बच्चे काफ़ी पीछे हैं, है ना, जैसे उनका जो टीचिंग गोल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है इन बच्चों के कारण। इन्हें लग रहा है कि बाकी बच्चे को समझ आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे जो हैं वो किसी भी कारण से पीछे रह जा रहे हैं। तो उस चीज़ को पता लगाकर फिर से रीटीच कर रही हैं, रेमेडियल टीचिंग करा रही हैं, उपचारात्मक शिक्षण करा रही हैं। ये आप इस इमेज से देख के समझ सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा समझते हैं हम विस्तार में, डिटेल में। रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण is a teaching that is designed to help students who are falling behind in their study or having difficulty learning the subject matter। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहें रेमेडियल टीचिंग जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं, तो क्या होता है, सीखने में हुई गैप को पूरा करना। कैसे? अगर ये किन बच्चों के लिए बना हुआ है रेमेडियल टीचिंग? टू हेल्प दोज स्टूडेंट हु आर फॉलोइंग बिहाइंड इन देयर स्टडी। ऐसे बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई में पीछे हो जा रहे हैं अपनी क्लास के बच्चों के कंपेयर में, या उन्हें किसी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है ना, सब्जेक्ट मैटर को सीखने में, उसी को हम पूरा करने के लिए रेमेडियल टीचिंग करते हैं। इसीलिए इसे सीखने में हुई गैप को पूरा करना कहते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज यूज टू हेल्प स्टूडेंट हु आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग मटेरियल। अब वही बात फिर से कही गई है आपकी सहूलियत के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। कि जो टीचिंग मटेरियल टीचर के द्वारा बनाया गया है किसी टॉपिक को समझाने के लिए, उसमें अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, किसी तरह से वो पीछे है, उस बच्चे को उसमें हेल्प देने के लिए रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इट हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड व्हाट दे नीड टू नो। मतलब क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या जानना है, टीचर ने जो सिलेबस जो या टॉपिक को पढ़ाने का गोल जो रखा है, सेट रखा है, वहाँ तक बच्चा अभी नहीं पहुँच पा रहा है, उससे परेशानी हो रही है समझने में, उस टॉपिक को, उस गोल को पूरा करने के लिए जो गैप है, वो क्या चीज़ जानना, उसे क्या जानना है, और उसका जो अभी लेवल है, करंट लेवल मतलब जो नॉलेज का है, स्तर है, वो कहाँ पर है, पीछे है, जो भी है, उस गैप को पूरा करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, उपचारात्मक शिक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। इन अदर वर्ड, रेमेडियल टीचिंग इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स सो दैट देयर बेसिक स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड। जो उनका जो बेसिक स्किल कहने का मतलब है, जिस लेवल पे अभी वो नहीं है, जो लेवल टीचर के द्वारा सेट किया गया है कि आज ये टॉपिक बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो बच्चे को अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए टीचर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, सीख दी जाती, शिक्षण दी जाती है, ताकि वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, वो ओवरकम कर सके, उसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है। अब रेमेडियल टीचिंग किन के लिए बेनिफिशियल है, मतलब हेल्पफुल है, लाभदायक है? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट हैविंग डिफिकल्टी विथ बेसिक स्किल सच एज रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी। अब देखिए, बेसिक स्किल भी कोई किसी बच्चों की बहुत, जैसे कि एक क्लास 3 क्लास 2 के बच्चे हैं, उनको कोई लेसन समझाना है, ठीक है। अब बेसिकली लिटरेचर में छोटे बच्चों को पोयम भी होता है, लिटरेचर भी होता है, तो उनको रेसिटेशन करवाना है, पोयम करवाना है, तो उन्हें रीडिंग ही नहीं करनी आ रही है, तो पोयम रेसिटेशन कैसे करेंगे? तो पहले रीडिंग करना उन्हें सिखाएंगे, तब वो पोयम या रेसिटेशन सीखेंगे। तो यही वही बात की जा रही है कि उनका जो करंट लेवल ऑफ नॉलेज है, मतलब उन्हें नहीं आ रहा है, जो उसमें गैप आ रही है, और उन्हें जो सिखाना है, मतलब उनको इतना सिखा देना कि उन्हें खुद से रीडिंग करना आना चाहिए और पोयम वगैरह बोलना आना चाहिए। इस गैप को पूरा करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग में अगर कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बच्चे को सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखने में परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा त्रुटि कर रहा है बच्चा, चाहे वो स्पेलिंग एरर हो या ग्रामेटिकल, चलो प्राइमरी लेवल पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखा जाता, लेकिन कई बार बच्चे सेंटेंस भी नहीं फॉर्म कर पाते हैं। ये सब को
है ना, शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, वॉस को 100 लिख दिया या कुछ भी इस तरह से लिख दिया, तो राइटिंग में भी उन्हें परेशानी हो रही है। या न्यूमरेसी यानी कि बेसिक मैथ्स में उन्हें जहाँ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी चीज़ का उन्हें परेशानी हो रहा है, तो आगे वो बाकी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए उन बच्चों को दिया जाता है, उनके लिए बेनिफिशियल है। हैविंग बिहेवियरल इशू सच एज अटेंशन एंड डिसिप्लिन प्रॉब्लम। कुछ बच्चे ना हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन की उनमें कमी होती है, उन बच्चों को भी रेमेडियल टीचिंग की क्लास दी जाती है। थोड़ा सा चंचल होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखिए आप, अगर आपने पढ़ाया हो या आप आगे पढ़ाएंगे, देखेंगे कुछ बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चे बात कर रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का जो बिहेवियरल इशू है ना बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से पढ़ाई मतलब टीचिंग में भी बाधा आती है, और अब जब वो क्लास में ध्यान से नहीं सुनेंगे, बात कर रहे हैं या यहाँ वहाँ कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना यहाँ से वहाँ उठ के चले जाते हैं, तो इस तरह की अगर चीज़ें होती है, किसी बच्चे का मतलब अटेंशन ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, इससे क्या होता है, उन्हें सीखने में बाधा आएगी, जो पढ़ाया गया है क्लास में टॉपिक वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह की जो डिफ़िकल्टी है उनके जो बच्चों को, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर करियर। अब जो अपने जो करियर है ना, मतलब कि बड़े बच्चों की बात की जा रही है, जिन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना आगे, तो उन्हें गाइडेंस देने के लिए रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। पुपिल्स यूजुअली, पुपिल्स यानी स्टूडेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, यूजुअली मे हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफिकल्टी। बच्चों को ना कोई एक डिफिकल्टी या एक से ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, उनके लिए रेमेडियल क्लास जो होती है, रेमेडियल टीचिंग कराया जाता है टीचर के द्वारा। जब वो देखते हैं कि बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, किस किस तरह की डिफिकल्टीज हो सकती हैं बच्चों को, जिसके कारण हमें डायग्नोसिस करके निदानात्मक जो शिक्षण करा के रेमेडियल टीचिंग कराते हैं, है ना हम। तो क्या क्या वो ऐसे डिफिकल्टीज हैं जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते हैं अपने जो गोल है, मतलब जो गोल सेट किया जाता है कि यहाँ तक ये चीज़ टॉपिक, यहाँ मतलब अगर मान लीजिए 1 साल में बच्चे को यहाँ तक आना चाहिए, क्लास 1 का बच्चा है तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, ये होता है सिलेबस, है ना, पाठ्यक्रम का। बट यहाँ तक उसे अगर नहीं सीखने में परेशानी हो रही, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसी डिफ़िकल्टी, उसी गैप को फिल करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या वो गैप हैं, क्या क्या वो परेशानीज होती हैं, डिफ़िकल्टीज, लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। पुअर मेमोरी, है ना, मतलब याद करने में परेशानी होना, किसी चीज़ को बच्चे याद ही नहीं रख पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है या पुअर कह सकते हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड इजली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग, मतलब उनका जो अटेंशन है ना, अटेंशन स्पैन है, यानी कि कंसंट्रेट करने की जो अवधि है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। मतलब बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो उससे वो भटक जाता है, ये भी एक परेशानी है। रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रहेंसिव पावर, अच्छा, बोध क्षमता जो होती है बच्चों को समझ, बच्चों में बोध जो कौशल होता है, कोई कोई बच्चों में काफ़ी कुछ दूसरे, मतलब कुछ बच्चे हैं जिनका बोध जो क्षमता है वो दूसरे बच्चे के कंपेयर में बहुत पुअर होता है, नहीं समझ पाते हैं, इतना अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, और कुछ को तो लर्निंग यानी सीखने का जो मोटिवेशन होता है वो ही नहीं रहता है, मतलब उनको लगता है क्या नहीं है, उनको मतलब पता ही नहीं रहता है कि ये सीखने से क्या होगा, कितना ज़रूरी है या अच्छा है या इंटरेस्टिंग है, ये मोटिवेशन, प्रेरणा ही नहीं मिलती है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर ध्यान दूँ। ये सब की जो प्रेरणा की कमी होती है, ये एक कारण होता है जो कि एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में आप देख सकते हैं, जिसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं बच्चों को। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिलेटिवली लो सेल्फ एस्टीम, अच्छा कुछ बच्चों में ना उन्हें समझ वगैरह सब कुछ आता है, सब है, लेकिन वो ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, समझने के बाद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये ना उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, उनका जो सेल्फ जो एक्सपेक्टेशन वगैरह जो होता है ना अपने आप से कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कमी होती है। तो उसको टीचर को मोटिवेट करना है, उनके लिए किस तरह की रेमेडियल टीचिंग होगी, उन्हें मोटिवेट करना है। कोई बच्चा अगर टेस्ट लिया जा रहा है उसमें थोड़ा सा कम आ रहा है, तो टीचर उन्हें और मोटिवेट करके कह सकती है कि तुम और अच्छा कर सकते हो। तो इस मोटिवेशन से ना बच्चा सोचेगा हाँ टीचर ने कहा है मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पर वो इम्प्रूव करेंगे। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, अब देखिए मैथ्स वगैरह, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स वगैरह में डिफ़िकल्टी होती है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में डिफ़िकल्टी होती है। वही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर होती है बच्चों की
कुछ बच्चों की जिन्हें परेशानी होती है उनकी वीक होती है, कुछ बच्चों की बोध क्षमता कम होती है, कुछ बच्चे का अटेंशन जो स्पैन होता है कम होता है, किसी बच्चों की मेमोरी वीक होती है, किसी बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना। कुछ बच्चे फेल टू ग्रास्प इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मेक समथिंग ईजिली। अच्छा, बच्चे कुछ टीचर ने बताया, कुछ और सब्जेक्ट में कुछ और पढ़ाया, वो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज कर गए, एक मिक्स कर दिए, और आंसर जब लिखने की बारी आई या टेस्ट हुआ या पूछा गया उनसे ओरली, तो सब मिक्स करके इधर उधर गड़बड़ करके बता दिया। तो उसमें भी इन्हें डिफ़िकल्टी होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन को सही से इफ़ेक्टिवली नहीं गेन कर पाते हैं और ग्रहण कर नहीं पाते हैं, और मिक्स हो जाता है सब इधर से उधर, अदर सब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है। हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, नया कोई कॉन्सेप्ट है या अमूर्त जो कॉन्सेप्ट है, मैथ्स वगैरह ले लीजिए चाहे साइंस ले लीजिए, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, इन कॉन्सेप्ट को या नए कोई कॉन्सेप्ट को समझने में बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टीज होती है ना। ये भी एक लर्निंग डिफ़िकल्टी माना जाता है। नीड मोर टाइम। देखिए, जो चीज़ को वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक्सपेंशन होता है ना, हर साल क्लास में, उसमें उन्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट है उसको सीखने में उन्हें दिक्कत होगी। ये भी एक डिफ़िकल्टी माना गया है, लर्निंग डिफ़िकल्टी। अब इसके बाद बोल रहे हैं नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क। कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, चाहे राइटिंग की बात की जाए, कोई भी कार्य को दे दिया जाए क्लास में, है ना, या लिख रहे हैं या किसी भी तरह का, तो उसमें बहुत टाइम लगाते हैं, ज़रूरत से औसतम से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक परेशानी है। तो उनको बोला जा सकता है कि आप काफ़ी स्लो लिखते हैं, बार बार लिखने की जो भी प्रैक्टिस दें या टास्क दें तो थोड़ा जल्दी करने के लिए उनको सिखाया जाए, इस तरह से उनके इस गैप को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है कि रेमेडियल टीचर्स शुड डिज़ाइन डाइवर्सिफाइड। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स जो है उसको डाइवर्सिफाइड यानी कि विविध तरह की चीज़ों को लेकर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इन विविधताओं को, है ना, अलग अलग जो परेशानी है उस परेशानी को दिमाग में रखते हुए टीचर को अपने रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए क्लास में, ठीक। अब देखिए, टाइप्स और स्ट्रैटेजीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग। क्या क्या टाइप्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं रेमेडियल टीचिंग की। एक होता है क्लास टीचिंग, दूसरा होता है ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग, मास्टरी लर्निंग, इनफॉर्मल टीचिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एंड ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। तो आइए समझ लेते हैं ये सब क्या क्या होता है, ठीक है। टाइप्स एंड मेथड्स, आप टाइप्स भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं रेमेडियल टीचिंग के। तो हमने देखा अभी। तो सबसे पहले क्लास टीचिंग की बात की जाए। क्लास टीचिंग क्या होता है? ऑल द स्टूडेंट गेट रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इन अ रेगुलर क्लास। तो जो क्लास में उन्हें रेगुलरली पढ़ाया जाता है क्लास टीचिंग में, उसी दौरान देखती हैं टीचर जब छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव पूछ के, तो टीचर को पता चल जाता है कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को नहीं आया। वहीं पे साथ के साथ टीचर क्या करती हैं, बच्चों को जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें दोबारा समझा देती है ना। तो इसी को कहा गया है द टीचर यूजेस सम टीचिंग एड्स टू ओवरकम देयर डिफिकल्टी। और देखती है कि अच्छा ये बच्चे को ये नहीं समझ में आया, तो कुछ टीचिंग एड का इस्तेमाल करती हैं जिससे वो बच्चे को वहीं पे तुरंत समझ में आ जाए। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस टीचिंग इज दैट होल क्लास गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और इससे क्या होता है, तुरंत के तुरंत जब टीचर को पता चलता है तो कोई टीचिंग एड के द्वारा उन्हें समझा देती हैं, तो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है, इसे हम क्लास टीचिंग कहते हैं। ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग की बात की जाए तो ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग इज ऑफन यूज्ड इन क्लासेस वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज हायर। जब ना क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है ना, वो घनत्व है बच्चों की क्लास में वो ज़्यादा है, तब ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग को कराया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। और इस टीचिंग टाइप में क्या किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि बच्चे की संख्या ज़्यादा है। ईच ग्रुप कंटेन चिल्ड्रेन विद आइडेंटिकल डिफिकल्टी। अच्छा, जिन बच्चों को जिस चीज़ में डिफिकल्टी है उस ग्रुप को अलग अलग उसी ग्रुप को कर दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को सब्ट्रैक्शन में 5 बच्चे को सब्ट्रैक्शन में परेशानी है तो उन 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 5 बच्चों को एडिशन में परेशानी, उन बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग एम्स टू क्रिएट डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फोस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर। तो इस तरह से जिन बच्चों को जिस टॉपिक में परेशानी है उसका ग्रुप बना के उन्हें रेमेडियल क्लास दी जाती। इससे क्या होता है, ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पीर जो म्यूचुअल क्या कहना चाहिए, हेल्प ले लेके एक दूसरे से सीखते हैं। पेयर लर्निंग भी हो जाता है आपस में, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह को करने के लिए, या एक्टिव एंगेजमेंट होता है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा
सक्रिय हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। अब इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग में क्या कहा जाता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेमेडियल टीचिंग वेयर स्टूडेंट रिसीव वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टीचर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड one-to-one instruction. It is personalized experience and addresses a specific area where student may need एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस। अब 1-to-1 में मतलब टीचर ना एक एक स्पेसिफिक बच्चे को, जिन बच्चों को परेशानी होती है, तो एक एक बच्चे को 1-to-1 क्या करती हैं, रीटीच करती है, इंस्ट्रक्शन देती हैं, ताकि क्या हो, उनको सपोर्ट मिल सके और गाइडेंस मिल सके और वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो ये 1-to-1 होता है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। ठीक है, सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज टू सुपरवाइज द स्टूडेंट। सुपरवाइज से ही नाम से पता चल रहा है कि टीचर का रोल सुपरवाइज करना है स्टूडेंट को। इन अदर वर्ड द टीचर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू स्टूडेंट सो दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। टीचर के द्वारा दी गई हेल्प, असिस्टेंस या गाइडेंस के मदद से बच्चे जब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसे हम सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। Auto instructional teaching is one of the strategies where the learning process is automated and self-directed. ठीक है, ऑटोमेट किया जाता है मतलब कि नीड के हिसाब से उसको बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और सेल्फ डायरेक्ट होता है, स्वनिर्देश किया जाता है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में हियर द स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विथ सेल्फ लर्निंग मटीरियल। सेल्फ लर्निंग मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, सच एज ऑनलाइन कोर्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या फिर और अन्य चीज़ें जिससे बच्चे खुद से उसे पढ़ के सीख सकें। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में द स्टूडेंट्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रेस। इसमें बच्चे का अपना खुद का कंट्रोल होता है। मतलब क्या होता है, देखिए जब टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे को नहीं समझ आया तो हेजिटेंट हो रहा है, नहीं पूछा उसने कि मेरे, अगर मैं पूछूंगा तो बाकी लोग मुझ पे हंसेंगे, नहीं पूछा उस टाइम। ठीक है, इस पे और वो ठीक से नहीं सीख पाया, इसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है, वो टीचर पे डिपेंड है। बट यहाँ पे अगर सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जा रहा है तो बच्चा खुद अपनी जो लर्निंग है और प्रोग्रेस है उसको खुद मॉनिटर कर सकता है ना। अगर उसे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, वो फिर से देखेगा, जितने रिपीट कर करके देखेगा, और जितने बार उसे नहीं समझ आ रहा है, जब तक वो सीख नहीं रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जाएगा। तो इस तरह से वो अपने प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर कर पाता है, उसका अपना खुद का संयम या कंट्रोल होता है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मास्टरी लर्निंग। अब ये मास्टरी लर्निंग क्या चीज़ है? मास्टरी लर्निंग इन एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ लर्निंग which aims to give all learner an equal opportunity to master learning the concept of all the subject matter before moving on to new material। अब देखिए इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, नए जो टॉपिक हैं या न्यू जो टॉपिक दिया जाता है, न्यू लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, उसमें पहुंचने से पहले ही बच्चे ना उस टॉपिक में मास्टरी गेन कर लेते हैं, है ना, मतलब मास्टर हो जाते हैं, उन्हें उस टॉपिक का या उस मटेरियल का बहुत अच्छे से पहले से ही नॉलेज हो जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स कीप स्टूडेंट ऑन ट्रैक टू कंप्लीटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर क्लास। अब टीचर को इस क्लास में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ानी है, उसमें इस मेथड के द्वारा बच्चों को कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए अच्छे से, वो टॉपिक में जाने से पहले अच्छे से क्लियर हो गया, तो यहाँ पर उनका जो ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड अलाउ टीचर टू प्रोवाइड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलाइज लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट विदाउट टेकिंग द टाइम अवे फ्रॉम द ओवरऑल टीचिंग। अब देखिए ये जो मास्टरी लर्निंग है, इसमें जब बच्चे न्यू टॉपिक सीखने वाले होते हैं, उससे पहले ही बच्चे को ये कॉन्सेप्ट के नॉलेज हो जाती है। इस तरह से एजुकेशन दिया जाता है इस मेथड में, तो इससे ना टीचर का टाइम बचता है। जब क्लास में टीचर उस टॉपिक को पढ़ा रही है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने पहले से ही उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। इससे क्या है, स्पेसिफिकली जो टाइम निकाल के टीचर को अलग अलग क्लास देनी पड़ती है ना, स्पेशलाइज मतलब इंडिविजुअलाइज, उससे उनको क्या हो जाता है, उससे उनको वो टाइम जो है वो बच जाता है टीचर का, और जो लर्निंग का जो उनका जो गोल होता है, जो उन्होंने सेट किया है, वो भी अचीव हो जाता है। मास्टरी लर्निंग अलाउ इंस्ट्रक्टर टू से विथ कॉन्फिडेंस दैट देयर स्टूडेंट हैव लर्न व्हाट दे नीड टू लर्न फ्रॉम अ सर्टेन क्लास इन ऑर्डर टू मूव ऑन टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। अब ऐसे में क्या हो जाता है, जब टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो कॉन्फिडेंटली कह सकती है कि बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि उनको मास्टरी लर्निंग मेथड
के दौरान उन्होंने उस टॉपिक को पहले से ही बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया कि उस पर उनको मास्टरी, यानी कि बहुत अच्छे से वो सीख गए हैं वो कॉन्सेप्ट को, और उस कॉन्सेप्ट को जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो टीचर एक कॉन्फिडेंटली कह सकती है कि बच्चों को ये सब कुछ आता है। ये चीज़ नहीं देखती है क्लास में कि किसी भी बच्चे को कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी उसे कर लिया है, तो वो कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकती हैं। ठीक है, अब इनफॉर्मल लर्निंग की बात की जाए तो क्या होता है इनफॉर्मल लर्निंग? इनफॉर्मल लर्निंग टेक प्लेस आउटसाइड स्कूल। इनफॉर्मल जैसा कि बोला जा रहा है, इनफॉर्मल का ही मतलब होता है अनौपचारिक, है ना। फॉर्मल होता है आपका औपचारिक, अनौपचारिक की बात की जा रही है कि इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो स्कूल से बाहर सिखाया जाता है, आउटसाइड द स्कूल, क्योंकि ये अनौपचारिक है। स्कूल या कॉलेज की अगर बात की जाए तो उससे बाहर सिखाया जाता है। अराइजेस फ्रॉम लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटी दैट आर नॉट अंडरटेकन विथ लर्निंग पर्पस इन माइंड। इनफॉर्मल इज इनवॉलंटरी एंड इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। अब देखिए, बच्चों को जब बाहर स्कूल या कॉलेज से बाहर ले जाकर सिखाया जाता है, जैसे एग्जांपल ले लें अगर ना, तो फील्ड ट्रिप वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे बच्चों को ले जाके सिखाया जाता है साइंस या सोशल के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, इनफॉर्मल वे पे सीखते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं बच्चों का। लर्नर इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जो लर्नर हैं, यानी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी एक्टिव है ना, सक्रिय होता है और बहुत अच्छे से वो सीखते हैं। क्योंकि इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है इनएस्केपेबल पार्ट होता है, मतलब कि इनवॉलेंटरी होता है, अनएक्षिक होता है, और इनएस्केपेबल मतलब कि जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं डेली लाइफ में, वो सब होता है। इसीलिए बहुत अच्छे से इनफॉर्मल लर्निंग में बच्चे सीख जाते हैं। फॉर दैट रीज़न इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि करके सीखते हैं। आप बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं, जो भी आपका जो टॉपिक है उसको बता रहे हैं, तो बच्चे उसे देखते हैं, छूते हैं, है ना। या खुद से उन्हें बोला जाए कि पेड़ लगाया जाता है, आप पेड़ कैसे लगाया जाता है अगर आप थ्योरेटिकली समझाएंगे और बाहर ले जाके समझाएंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क है। बच्चा पेड़ लगाना भी सीखेगा, खुद भी उसको छुएगा, अपने हाथ से टच करेगा, तो उससे समझ आएगा कि कैसे उसे हैंडल करना है। अगर पौधा अगर छोटा है तो कैसे उसे लगाना है, कितना ध्यान दे के करना है, ये सब कुछ वो सीखेगा। तो इसीलिए उसे करके सीखना कहते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मल लर्निंग होती है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है या इसकी महत्वता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका क्या लाभ है और क्या इसकी महत्वता है, किसकी? रेमेडियल टीचिंग की, उपचारात्मक शिक्षण की। तो आइए देख लेते हैं। इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाँ, सही बात है। अगर कहीं पे बच्चे वीक हैं या पीछे हो जा रहे हैं और उन्हें रीटीच किया जा रहा है, उनकी कमियों को दूर किया जा रहा है, तो इससे उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। करेक्ट है। क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव यानी समावेशी। ऐसा नहीं है कि 40 बच्चों की कक्षा में 20 बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, 10 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 बच्चे औसत से नीचे कर रहे हैं और 10 बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, सब समावेशी हो जाता है, सभी बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। इंक्लूजन इसीलिए कहा गया है कि सब बच्चों पे ध्यान दिया जाता है जिन्हें परेशानी होती है, रेमेडियल टीचिंग देकर उन्हें ओवरकम किया जाता है। तो इससे समावेशी एनवायरनमेंट होता है, वातावरण का निर्माण होता है। बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, उनकी सेल्फ एस्टीम यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होती है ना। बच्चे को अगर किसी चीज़ में कोई परेशानी हो रही है और उस पर रेमेडियल टीचिंग नहीं ली जाए तो वो वीक होता जाएगा और वो पिछड़ते जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी लैक होता जाएगा कि उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर रेमेडियल टीचिंग दे दी जाए, बच्चे को रीटीच करके इम्प्रूव कर दिया जाए, उसकी स्किल जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर खुद भी सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस इन अदर एरिया। और इस तरह से अदर जो सब्जेक्ट है या अदर चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स, करिकुलम, ये सब में उन्हें एक क्या होता है, गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है या मिलता है। बिल्ड रिलेशनशिप। और टीचिंग लर्निंग के दौरान टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन है, मतलब जो हिचक जो होती है या और भी कई चीज़ें हैं, वो हट जाती हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं टीचर और लर्नर के बीच में। ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया एडवांटेज, इंपॉर्टेंस और रेमेडियल टीचिंग। और इस रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है इंडिविजुअल एजुकेशन जो प्लान है, मतलब कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम,
सबसे इम्पॉर्टेंट इसी को लिया गया है रेमेडियल टीचिंग में। अगर बात की जाए तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन्हीं की मदद से टीचिंग जो मटेरियल जो होते हैं, टीचिंग एड होते हैं, वो इंक्लूड किया जाता है, ताकि उन बच्चों की जो गैप है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, से लेके कहाँ तक उनको पहुँचाना है, उस गैप को फिल किया जा सके। तो ये क्या है, IEPS जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आर कॉम्प्रहेंसिव प्लान। कॉम्प्रहेंसिव यानी कि काफ़ी व्यापक एक प्लान है। कॉम्प्रहेंसिव यानी कि व्यापक प्लान है जो कि डेवलप किया गया है, डेवलप कोलैबोरेटिवली बाय एजुकेटर, पेरेंट एंड स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट। मतलब जिन बच्चों को जो भी परेशानी हो रही है, ठीक है, जिन जिन एरिया में, जिन जिन टॉपिक में, उस टॉपिक को ओवरकम करने, उस डिफ़िकल्टी को ओवर करने के लिए, उस टॉपिक में उन्हें मास्टरी करने के लिए जो भी रीटीचिंग करना चाहिए, वो कोलैबोरेटली मतलब मिल के, किनके द्वारा, एजुकेटर, पेरेंट्स और स्पेशलिस्ट जो हैं, इन सभी का जो कोलैबोरेशन है, मिल के जो बनाया जाता है, उनकी टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटजी है, उनकी नीड को पूरी करने के लिए, इसी को हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेमेडियल टीचिंग में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा जो टॉपिक है आज का रेमेडियल टीचिंग का, वो हमने देखा कि रेमेडियल टीचिंग होता क्या है, उपचारात्मक जो शिक्षण है क्या होता है, और क्या क्या लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है बच्चों को, है ना, और उसके जो टाइप्स, स्ट्रेटजीज़ या मेथड है उसके बारे में हमने पढ़ा। इसकी क्या एडवांटेज है या महत्वता है, ये भी हमने जाना। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जो है क्या होता है वो हमने देखा। अब कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं रेमेडियल टीचिंग से। ठीक है, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का क्या पर्पस होता है, क्या एम होता है। इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम, नहीं। टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम, जो अभी जस्ट पढ़ाया है उस आइटम को टेस्ट करना, नहीं। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न। देखिए, लैंग्वेज आइटम हो या कोई भी आइटम, कोई भी सब्जेक्ट का हो, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, जिसे नहीं ठीक से बच्चों को समझाया है, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया गया है लेकिन बच्चे ठीक से उसे समझ नहीं पाए हैं, जो डिफ़िकल्टी हुई है, उस डिफ़िकल्टी को रीटीच करने के लिए, है ना, जो बच्चे ने नॉट प्रॉपरली लर्न, बोलने का मतलब है कि बच्चे ने ठीक से नहीं सीखा है, उसको टीच अगेन, रीटीच करने के लिए कराया जाता है। ये रेमेडियल टीचिंग का पर्पस होता है। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न। ठीक है, उन टॉपिक को फिर से रीटीच करना जिसे बच्चे ने सही से नहीं सीखा है। रेमेडियल टीचिंग इज अ, रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, नो। प्री टीचिंग प्रोग्राम, नो। रैंडम एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, रैंडम यानी कि मतलब एकाएक, है ना, अचानक से कभी भी कुछ भी करना, या फिर सिस्टमेटिक, तो रैंडम है तो सिस्टमेटिक कैसे होगा, सिस्टमेटिक है तो रैंडम कैसे होगा। और ये प्री टीचिंग प्रोग्राम, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों पे फोकस नहीं है, ये टीचर पे फोकस है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमेटिक क्यों होता है, पहले आप बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में जब आप समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर देते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह के द्वारा क्वेश्चन आंसर करके पूछते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, और उन कारण को डायग्नोसिस करने के बाद आप उन्हें रिटीच कराते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। इसलिए वो सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि रेमेडियल टीचिंग मतलब डायरेक्ट आप शुरू हो गए, नहीं, पहले क्लास में आप पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह करके उन्हें पूछेंगे, और उसके बाद देखेंगे कहाँ पे परेशानी आ रही है, उन परेशानी को आप किस तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जो भी नीड है बच्चों की, उसके नीड के हिसाब से रख के उन्हें रेमेडियल टीचिंग देंगे, रीटीच करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब इनमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रैटेजी है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक, यस करेक्ट।
है, ड्रिल और प्रैक्टिस दिया जाता है, जहाँ बच्चे को ड्रिलिंग की, ओरल ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है वो ओरल ड्रिल कराया जाता है, प्रैक्टिस टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस कराया जाता है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, कोई बच्चा राइटिंग में वीक है, कोई बच्चा ओरली वीक है, तो ये ड्रिल और प्रैक्टिस टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च कहने का मतलब है कि एक्शन के द्वारा आप, मतलब आप जो भी चीज़ बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें पूछ कर देख कर अप्लाई करते हैं कि बच्चे को कहाँ पे कैसे परेशानी आ रही है, किन किन एरिया पे परेशानी आ रही है, क्या कारण है उन परेशानी का, तो ये सब एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि हमने देखा इंडिविजुअलाइज स्पेशल प्रोग्राम जो है कोलैबोरेटिव, मतलब टीचर पेरेंट स्पेशलिस्ट की मदद से बच्चों के उन स्पेशल नीड्स को पूरा करने की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो होता है। तो इनमें से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ज़रूरी है जब आप रेमेडियल टीचिंग करवा रहे हैं, तो ये तीनों ही उसकी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। द रेमेडियल टीचिंग कैन नॉट बी डन फॉर डैश स्टूडेंट। देखिए रेमेडियल टीचिंग किन स्टूडेंट के लिए नहीं किया जा सकता, तो डिसलेक्सिक यानी कि जिन्हें पठन संबंधी विकार है उन बच्चों को, हाँ उनको तो आप रीटीच करेंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे ना उसकी टीचिंग को ओवरकम करने के लिए, इसीलिए तो इंक्लूसिव क्लास रखा जाता है, IEP रखा जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी डन बोल रहा है, तो डिसलेक्सिक स्टूडेंट को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शोइंग लोअर देन एवरेज परफॉर्मेंस, जो एवरेज परफॉर्मेंस से लोअर है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप करवाएंगे, यस। शोइंग अबव देन एवरेज, मतलब एवरेज से थोड़ा सा अबव है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव, हाँ उससे और भी अच्छा कर सकता है, अबव एवरेज है तो वेरी गुड एक्सीलेंट, इस लेवल पे आप ला सकते हैं अगर छोटे बच्चे को ग्रेड में दे रहे हैं तो ये दोनों और ये डिसलेक्सिक, ये तीनों को रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है। गिफ्टेड जो स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका जो क्रिएटिव माइंड होता है, सीखने की क्षमता उनमें काफ़ी अच्छी होती है, इन्हें रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हमारा आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ़ अ स्टूडेंट गेट फेल इन इंग्लिश अ नंबर ऑफ टाइम, एक बच्चा छात्र अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बार बार फेल होता है, देन टू नो इन विच पर्टिकुलर एरिया ही इज़ वीक, और तभी टीचर को ये जानना है कि किस एरिया में वो बच्चा वीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज, तो इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो रिटन वर्क नहीं होगा, ओरल वर्क नहीं होगा, रेमेडियल मेथड तो बाद में दिया जाता है, ये होगा डायग्नोस्टिक मेथड, क्योंकि सबसे पहले टीचर देखेगी, है ना, निदानात्मक वो शिक्षण करेगी कि बच्चे को किस एरिया में किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है जिसकी वजह से वो बार बार फेल हो रहा है, तो डायग्नोस्टिक मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। डायग्नोस्टिक मेथड का इस्तेमाल करने के बाद उपचारात्मक जो शिक्षण है, ठीक है, उपचारात्मक जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बाद में आता है, पहले तो डायग्नोस्टिक किया जाएगा, पहले देखा जाएगा, तो निदानात्मक जिसे हम कहते हैं कि कहाँ पे क्यों परेशानी आ रही है किन एरिया पे, उसे देखा जाता है, इसीलिए ये डायग्नोस्टिक मेथड हो जाएगा आंसर थर्ड नंबर। नेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग पेज अ ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट हु, रेमेडियल टीचिंग जो है वो उन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देता है जो कि क्या है, प्रोफिशिएंट है ऑलरेडी, नहीं, जो प्रोफिशिएंट है उनको रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता ही नहीं है, जो ऑलरेडी प्रवीण है। आर लाइकली टू गो अब्रॉड, नहीं, क्योंकि वो जनरली अच्छे ही हैं इसलिए वो क्वालिफाई करके जा रहे हैं अब्रॉड या फिर जा रहे हैं, है ना। हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, यस, जो कि बाकी बच्चों के कंपेयर में पीछे हैं, बच्चे काफ़ी पीछे हैं, नहीं समझ में आ रहा है उन्हें टॉपिक और इसकी वजह से वो पीछे हो जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग पे ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है। आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लास, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, है ना, जो इरेगुलर हैं उनको कैसे रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती जब बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में बाकी बच्चों के हिसाब से क्लास में पीछे हैं, उन बच्चों को उनकी डिफ़िकल्टी को, लर्निंग डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए रेमेडियल टीचिंग ज़्यादा अटेंशन पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रेमेडियल टीचिंग क्या इन्वॉल्व करती है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, यस, लर्निंग स्किल इम्प्रूव करती है, जहाँ पे जिन बच्चों को परेशानी हो रही है, जिसको वो सीख नहीं पा रहे हैं, जिस कौशल को, है ना, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, है ना, क्या क्या होते हैं लैंग्वेज में, जो 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनमें से कोई भी एरिया में उन्हें परेशानी है, उसको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है, यस। रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, उसके अलावा रेक्टिफाई यानी सही करना, करेक्ट करना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया को जहाँ पे बच्चे को परेशानी हो रही, तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, रेमेडियल टीचिंग का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है,
तो यहाँ पे बोल रहा है इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम, नहीं। टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम, नहीं। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्न। तो ये बात सही है कि उस आइटम को टीच करना जो कि ठीक से बच्चों के द्वारा नहीं सीखा गया है, जिसे बच्चे ठीक से नहीं सीख पाए हैं, उसे फिर से रीटीच कराना ही पर्पस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेमेडियल टीचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। रेमेडियल टीचिंग किसके लिए जरूरत होती है, किन लोगों के लिए? मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, ये तीनों के लिए ही ज़रूरी है रेमेडियल टीचिंग। देखिए मेंटली रिटार्डेड यानी कि बच्चों को जहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है ना, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है तो उनको भी सिखाने की आवश्यकता है। वीक स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। एवरेज औसतम से जो कमी है ना, बिलो एवरेज है, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन यानी कि जो सिखाने का जो टीचिंग जो मेथड है वो क्या इन्वॉल्व करता है, मतलब जो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, रेमेडियल शिक्षण दिया जाता है, वो क्या होता है? तो डायग्नोसिस तो निदानात्मक होता है। डायग्नोसिस यानी आप फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे किन एरिया पे डिफिकल्टी हो रही है। री लर्निंग और इवेल्युएशन ये यहाँ पर नहीं है इसका काम अभी, ठीक है। इवेल्युएशन तो आप जब देखते हैं कि कहाँ पे कितना नंबर देना है, उनके पैरामीटर्स में, मतलब जो आपकी जो पैरामीटर होती है उसे चेक करते हैं, ये सब में आता है। तो यहाँ पे रीटीचिंग की जाती है। रेमेडियल जो इंस्ट्रक्शन है वो रीटीच को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जहाँ पर बच्चे को परेशानी होती है उसको पहले आप डायग्नोसिस कर लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि बच्चे में कहाँ पे क्या कमी आ रही, क्या गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए आप क्या करते हैं, रीटीच करते हैं। तो यहाँ पर जो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन है वो रीटीचिंग का मतलब रीटीचिंग का काम है। रीटीच करके रेमेडियल टीचिंग कराया जाता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने देख लिया जो कि एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप आसानी से उसे कर सकें। आपने आज समझ लिया कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है, ठीक है। और मेरी ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको जो टॉपिक आज मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो कैसी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों में ये पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।